हे हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम सॉल्व करने वाले लॉ का टेस्ट नंबर 3। आप देख सकते हो स्क्रीन पर लॉ टेस्ट नंबर 3 आज जो है वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। मैं एक बार स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन देखेंगे प्रॉपर में। चलो सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रपोजल में बी रिवोक एट एनी टाइम। कब रिवोक किया जा सकता है प्रपोजल? कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है तो द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बिफोर बोल रहा है, प्रपोजल में बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन होने के बाद प्रपोजल रिवोक कर नहीं सकते क्योंकि वो अल्टीमेटली क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट मतलब दोनों भी पार्टी का फ्री कंसेंट है, उसके बाद ही दोनों ने साइन किया, वो भी आप रिवोक नहीं कर सकते, वो तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रपोजल, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रपोजल मीन्स दोनों का अगेन फ्री कंसेंट है। तो इस केस में जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो उससे पहले आप क्या कर सकते हो, रिवोक कर सकते हो। आपका आंसर जो रहने वाला है ए रहने वाला है। मैं सेव करता हूं एंड इसको आगे लेके जाता हूं। देन सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी टेकन केयर व्हाइल एडमिटिंग न्यू पार्टनर। भैया आपको किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना है तो आपको आपकी केयर करनी पड़ेगी नहीं। एज प्रैक्टिकल सोचो तो आपको आपका जो पहला ऑप्शन है, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो, बिल्कुल दोनों देखा जाता है, आपका केयर की जाती है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बिल्कुल के देखी जाती है, आपकी गुडविल की ट्रीटमेंट क्या है, पार्टनरशिप की गुडविल की ट्रीटमेंट क्या है वो भी देखी जाती है, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। देन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ एडमिटिंग पार्टनर्स, ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। और फोर्थ वाला ऑप्शन जो है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी भी की जाती है। तो आपका जो आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स वो रहने वाला है सी, क्योंकि जब ही आप प्रॉपर पार्टनरशिप फर्म में इंटर करते हो तो आपके क्वालिफिकेशन को देखा नहीं जाता है। तो मैं इसको नॉक करता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, where goods are delivered to the buyer and he refused to accept them, the buyer is not bound to। क्या करना है, buyer is not bound to यानी कि देखो, return them with him, look after the good, देखते रहना गुड को, return them to the seller। एक बार आपको गुड मिल गए, आप रिटर्न करोगे क्या सेलर को? नहीं करोगे। स्टोर इन हिज गोडाउन्स, बिल्कुल स्टोर इन हिज गोडाउन करोगे। तो आप क्या करोगे, रिटर्न नहीं करोगे। किसको रिटर्न नहीं करोगे? आपके सेलर को। तो आंसर रहेगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो चाइल्ड शॉल बी अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री अनलेस ही हैज कंप्लीटेड हिज 12 ईयर्स, 14 ईयर्स, 16 ईयर्स, 18 ईयर्स। कब चाइल्ड को अलाउ नहीं किया जाता है फैक्ट्री में? आप अगर बात करें चाइल्ड को, अरे यार कोई 12 ईयर्स का बच्चा है, उसको समझता भी नहीं है, उसको अलाउ करेंगे फैक्ट्री में? बिल्कुल ही नहीं। जिसका एज अप टू 14 ईयर्स है उस बच्चे को अलाउ नहीं किया जाता है। 14 ईयर्स के बाद के जो भी चिल्ड्रंस होते हैं उसको अलाउ किया जाता है, फैक्ट्रीज एक्ट का ये क्वेश्चन है। Then gratuity shall be payable to an employee on the termination of his employment after he has rendered continuous service for not less than। कितने ईयर्स की सर्विस, कितने ईयर्स की सर्विस, कंटिन्यू सर्विस कंसिडर की जाती है एज पर ग्रेच्युटी एक्ट में आपकी? 3 ईयर्स नहीं, 5 ईयर्स, ओके, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स। तो आपकी टर्मिनेशन सर्विस के लिए 5 ईयर्स की सर्विस कंसिडर की जाती है। आंसर को नॉक करता हूँ आगे। चलो फटाफट, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज, इजी क्वेश्चन है, लोकल, आंखें बंद करके बॉडी कॉर्पोरेट करना क्योंकि ऑप्शन बहुत ही ये है। इंडिविजुअल फॉर्मूले है क्या वो? लोकल अथॉरिटी भी नहीं है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी नहीं है। करो बॉडी कॉर्पोरेट को क्लिक, सेपरेट बॉडी कॉर्पोरेट है ना। देन द एनुअल रिटर्न ऑफ ओफिशियल शॉल बी साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी और वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी इज बाय। अगर आपके कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो उस केस में सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी में भी, हर कोई कंपनी में ओपीसी में सीनियर एग्जीक्यूटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, कोई ऑडिटर भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, मगर डायरेक्टर कंपनी में जरूर होता है। तो आपके डायरेक्टर से आप क्या करोगे, एनुअल रिटर्न साइन करवा के लोगे और फाइल करोगे MGT 7 में, राइट, सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न का।
देयर इज एनी मिसस्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस देन इट वुड बी अट्रैक्ट लायबिलिटी ऑन। क्या बात करते हो, देखो ऑप्शन कितने एकदम बकवास ऑप्शन दिए। प्रिंटर, जहां से आप प्रिंटर कर रहे हो ना, उस प्रिंटर को पेनल्टी लगाओगे क्या? कुछ भी। पब्लिशर, जो पब्लिश कर रहा है, न्यूज़पेपर वाला उसको पब्लिश कर रहा है, उसको पेनल्टी लगाओ। या कोई दिल्ली पब्लिशर वाला बुक है, हिमालय पब्लिकेशन है, वो पब्लिश कर रहा है, उसको पेनल्टी लगाओगे? कोई सेंस नहीं। आप जो इन्फॉर्मेशन दोगे वो आपकी छापेंगे। उसके बाद द प्रूफ रेंडर्स, क्या बात करते हो, ये प्रूफ रीडर्स जो भी होते हैं इनसे काम ही होता है रीड करना और आगे ले सबमिट करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है द इश्यूअर्स की, इसका मतलब कंपनी और डायरेक्टर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9 दोस्तों, एवरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शॉल कीप एंड मेंटेन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इन फॉर्म। कौन से फॉर्म में रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ये करना है, मैंने सेपरेट वीडियो उसका प्रोवाइड किया है आपका। इस पर क्वेश्चन 100% आएगा, मैं इसका डिस्कशन करता हूँ। MGT 1 यूज किया जाता है आपके दोस्तों रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के लिए, MGT 3 यूज किया जाता है फॉरेन रजिस्टर के लिए, MGT 7 यूज किया जाता है एनुअल रिटर्न के लिए, MGT 11 यूज किया जाता है आपके किसके लिए, प्रॉक्सी के लिए, और MGT 12 यूज किया जाता है किसके लिए, बोलो फटाफट। MGT 12 स्क्रूटिनी अपॉइंटमेंट करते हैं उसके लिए। तो हमारा जो आंसर है MGT 1, उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है MGT फॉर्म का, वो देख लो। हर एक इसमें मॉक टेस्ट में इस पर एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर का, एथिक्स आर सेट मॉरल प्रिंसिपल दैट गाइड अ पर्सन। क्या बात करते हो, बिहेवियर, फिलोसॉफी। क्या फिलोसॉफी और इथिक्स नहीं, रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन के लिए इथिक्स गाइड करता है क्या? ये हिंदू है, इसने मंदिर में जाना चाहिए, ऐसा है, इसने मस्जिद में जाना चाहिए, ऐसा कोई ये नहीं। इथिक्स सबके लिए, सबके बिहेवियर के लिए एप्लीकेबल है। तो ये होता है आपका आंसर, बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 तो हो गए हमारे क्वेश्चन। वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है? वेगर कॉन्ट्रैक्ट मतलब, बोलो बोलो बोलो, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? प्रॉमिस टू पे 1000 इफ इट इज रेन टुडे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कोर्सन। कोर्सन मतलब आपका माइंडसेट ही है, इंटेंशन ही है कि फ्रॉड करना। तो कोर्सन ये होता है आपका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिक्वेंस एड एदम इज। क्या बात करते हो, ये लैटिन वर्ड भी डाल रहे हैं ये क्वेश्चन में। तो इसका मतलब होता है, जो इसका मतलब होता है आइडेंटिफाई माइंड्स। नेक्स्ट, सेक्शन 108 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज रिलेटेड टू वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके लिए होता है सेक्शन 108, इस पर भी वीडियो मिल जाएगा आपको। उसके बाद अप्लाई एथिक्स। अप्लाई एथिक्स कब कर सकते हैं हम? वॉर, एनिमल राइट्स एंड कैपिटल पनिशमेंट के लिए। 15 क्वेश्चन हो गए दोस्तों हमारे। चलो फटाफट और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, ये ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन होते हैं। तो ये देखते हैं। गुड्स टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स आर कॉल्ड फ्यूचर गुड्स। बिल्कुल सही है। आपने किसी से, अपने फ्रेंड को बोला अभी मेरा क्या हो गया है, अभी मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, आपको जो गुड्स है ना वो 2 या 3 दिन बाद मिलेंगे, या 1 साल बाद मिलेंगे, 6 मंथ बाद मिलेंगे, तो उसको फ्यूचर गुड्स बोला जाता है। तो यह आंसर रहेगा हमारा कौन सा? ए। सर आपका नेटवर्क बहुत फास्ट है, 5G लगाए भैया अभी। स्टेट द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट एंडोर्समेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड बाय बैंकर। बैंकर मेड करता है इंस्ट्रूमेंट को, फर्स्ट मेड बाय बैंकर। अरे यार, जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहा है वो इसको क्या करता है, किसी दूसरे के नाम पर प्रिपेयर करता है, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज होगा या कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगी, वो आपके नाम किसी दूसरे पर्सन के नाम पर मेड करते हो। बैंक का नाम बस क्या होता है, उस जो भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट आए उस पर पैसे उनको दे देना। फॉल्स है वो।
Then payment of gratuity apply to every shop and establishment 7 and more person. भाई यहाँ पर 10 और मोर पर्सन है, तो आंसर रहेगा आपका बी फॉल्स. नोट्स लिख लिया करो देखते वक्त, मैं स्पीड में जा रहा हूँ बराबर. इन केस ऑफ ई वोटिंग नोटिस शॉल बी सेंट एज अटैचमेंट इन वर्ड फाइल. वर्ड फाइल में नोटिस शेयर करोगे, क्या जरूरत क्या है? फॉल्स आंसर है. इथिक्स इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ. बिल्कुल सही बात करते हो आप. इथिक्स ह्यूमन लाइफ को गाइड्स करता है, इसलिए इथिक्स चाहिए लाइफ में. देन द डिसऑनर, क्या बात करते हो? डिसऑनर, डिसऑनर, डिसऑनर है ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मे बी ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस एंड नॉन प्रोसीड मिसप्रेजेंटेशन नॉन पेमेंट्स. द डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट मे बी ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस एंड नॉन पेमेंट होता है यहाँ पर. ऑल ऑफ दी अबव नहीं. डिसऑनर कब होता है? नॉन, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो भी डिसऑनर होता है, या आपने पेमेंट नहीं दिया, बैंक में पेमेंट नहीं, तो भी वो डिसऑनर होता है. द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स ऑफ मेडिकल काउंसिल शॉल बी फैक्ट्री एक्ट. यह इसका है, फैक्ट्री का नहीं. शॉल बी ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द अपॉइंटमेंट इज नोटिफाइड. कितने ईयर्स तक होता है भैया? ये जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होते हैं EIS एक्ट में, इंश्योरेंस एक्ट में, तो वो 4 ईयर्स के लिए अपॉइंटमेंट की जाती है उनकी. सर बहुत माइक्रो पॉइंट प्रैक्टिकली लाइफ में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही वो पूछ रहे. द कंपनी शॉल हैव द स्पेसिफाइड लॉक इन पीरियड फॉर द शेयर्स इश्यू इन परसेंट टू एक्सरसाइज सच ऑप्शन. क्या बात करते हो? कंपनी शॉल हैव स्पेसिफाई, कंपनी को खुद को राइट है कि वो खुद का स्पेसिफाई करे कि वो कितना लॉक इन पीरियड करना चाहती है जब उसको शेयर इशू. ये बर्डन है क्या किसी कंपनी? वो फ्रीली डिसाइड करिए. कंफ्यूजन है क्या? नहीं. उसके बाद ऑब्लिगेशन है क्या? नहीं. फ्रीडम है, उसको लॉ फ्रीडम दे रहा है कि आप आपका डिसाइड करो. इसका आंसर रहेगा डी. ये क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिकल है. डायरेक्टर में बी रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू, किसको? कंपनी को देता है और वो रिजाइन करता है. शेयर होल्डर को काय को देगा? शेयर होल्डर को पता तो भी होता है कि कौन डायरेक्टर है, नहीं होता है. ROC को क्यों देगा? ROC को तो कंपनी इंटीमेट करेंगी ना कि ये मेरा डायरेक्टर अब नहीं रहा. उसके बाद MC क्यों? MCA को ROC बताएंगी ये इस कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, तो कंपनी. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. द 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ वेयर सेट आउट बाय डैश फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर्स 1995. किसने ये 7 प्रिंसिपल बनाए हैं हमारे लाइफ के लिए? बोलो फटाफट. बोलो. लॉर्ड नैलोन ने बनाए. बिल्कुल सही. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस डैश ओके इज आर द आइडेंटिफाई एज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ये थोड़ा सा पढ़ लेना, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पर. हाँ पता है मुझे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. तो यह जो ऑप्शन है इसका, ये ऑप्शन रहेगा आपका. पढ़ो. क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्शन 68 यहाँ पर लगता है. राइट टू रिकवर मनी पेड फॉर अनदर पर्सन, बिल्कुल अगेन सेक्शन 68 69 लगता है. लायबिलिटी फॉर मनी पेड और थिंग डिलीवर बाय मिस्टेक और बाय कोर्सन. क्या आंसर आएगा इसका? आप पर छोड़ दो या मैं बता दूं? आंसर सी. मैं करेक्ट कर रहा हूँ इसको. आई होप ये आंसर करेक्ट ही होगा. अगर गलत हो गया तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट में बोल दूंगा कौन सा क्वेश्चन 2A का आंसर. देन क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन क्या है देखो. सी इज द वाइफ is considered as an implied married agent of her husband of A. She purchased some sarees on client firm B.
he B demanded the amount from A or refuse, A refused, we filed a suit against A for said amount, decide the light of the provision of Indian Contract Act, which of the following statement is true. जो सी है, सी वाइफ किसकी है भैया, ए की वाइफ है, और ए की वाइफ ने कहाँ से परचेस किए, बी से कुछ साड़ीज परचेस किए क्रेडिट पर, किसके क्रेडिट पर, ए के क्रेडिट पर। तो उस सिचुएशन में उसने क्या कर दिया है, पेमेंट देने को डिफॉल्ट कर दिया, यानी कि पेमेंट देने से उसने डिनाई कर दिया। तो उस सिचुएशन में बी क्या कर सकता है, यहाँ पर बी ने सूट फाइल कर दिया अगेंस्ट ए। तो ये जो अमाउंट है ये रिकवर कर सकता है क्या, बोलो, बी रिकवर कर सकता है क्या, और कर सकता है तो किससे रिकवर कर सकता है, सोचो थोड़ा सा। कौन सा आ रहा है, ए विल सक्सीड, बी विल सक्सीड, बी कुड नॉट सक्सीड अगेंस्ट ए, ऐसा। ऑप्शन रहेगा इसका डी, बी विल सक्सीड ओनली इफ ही विल फाइल सूट अगेंस्ट सी। ओके, देन अगेन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Achal purchased a motor car from Kamal who had no title to it. Achal used the motor car for several months. बहुत कुछ मंथ के लिए यूज किया. True owner stopped the motor car and demanded it from Achal. Each such case. देखो आचल ने कार परचेस किया फ्रॉम कोमल हु हैड नो टाइटल, टाइटल नहीं था उसका. आचल यूज द मोटर कार फॉर सेवरल मंथ्स, कुछ मंथ के लिए उसने यूज किया. ट्रू ओनर स्टॉप द मोटर कार एंड डिमांडेड इट फ्रॉम आचल. इन केस आचल क्या कर सकती है, आचल इज बाउंड टू हैंड ओवर द मोटर कार टू ट्रू ओनर. अगर आपके नाम पर कोई टाइटल नहीं है और आप उसकी कार्स यूज कर रहे हो तो सीधी बात है यहाँ पर ऑप्शन ए है, आचल इज बाउंड टू हैंड ओवर द कार. अगर आप प्रोविजन पढ़ोगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के तो आपको ये समझ में आएगा. ओके, देन देखो Which of the following agreement is wagering agreement as per Indian Contract Act? देखो क्रॉसवर्ड कंपटीशन इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ स्किल एंड नॉलेज, बिल्कुल सिंपल है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडोमिटी का है. देन ए प्रॉमिस टू पे बी 1000 इफ रेंस ऑन मंडे, ऑप्शन सी. ये ऑप्शन जो है ये एग्रीमेंट कंसिडर किया जाता है डी वाला. ए एग्री टू पे बी रुपीज, ये कॉन्टिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है. इवेंट अगर हैपन हुआ तो ये अमाउंट दिया जाता है, मगर ये जो एग्रीमेंट है ये वेगरिंग एग्रीमेंट है, सी वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर सिकनेस बेनिफिट द इंश्योर्ड वर्कर इज रिक्वायर्ड टू बी कॉन्ट्रीब्यूट फॉर, कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो, बोलो. 70 डेज, कोई वर्ड ही नहीं है लॉ में. 78 डेज इन कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड 3 मंथ्स, ये भी सही लगता है. 91 डेज कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स. मेरे को तो ये आंसर डी लगता है. 78 डेज इन कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो आंसर रहेगा इसका डी. नेक्स्ट, when a partnership firm is continue even after the expiry of fixed term is called. ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट 2 में भी आया था और यहाँ पर भी आया. तो ये जो है इसको कहते हैं पार्टनरशिप एट विल. मैंने वहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन दिया था. रिपीट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी अनएथिकल बिहेवियर. कौन सा अनएथिकल बिहेवियर लगता है आपको इस ऑप्शन में से, कौन सा लगता है आपको? इनकरेजिंग कम्युनिकेशन, ये अनएथिकल है क्या? नहीं. अडल्ट्रेशन,
एम्प्लॉय अवेयरनेस को आप ये कर रहे हो, एम्प्लॉय को अवेयर कर रहे हो, ये भी अनइथिकल नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी को फुलफिल करना चाहते हो, ये भी अनइथिकल बिहेवियर नहीं है। तो अडल्ट्रेशन जो है ये अनइथिकल बिहेवियर है। ओके गाइज, इथिक्स पर 5 क्वेश्चन पक्का। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द पार्टनर हैज, क्या कर सकता है पार्टनर, क्या कर सकता है? राइट टू अवेल इंटरेस्ट ऑन एडवांस पेड टू पार्टनरशिप फर्म। राइट टू अवेल इंटरेस्ट ऑन एडवांस पेड, पार्टनर प्रोवाइड देयर प्रॉफिट। नो राइट टू अवेल इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, कुछ भी। राइट टू अवेल इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डी का कोई लेना देना नहीं लगता इससे। सी एक है तो वो भी निगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब सी भी ऑप्शन नहीं है। जो ऑप्शन रहने वाला है इसका वो रहने वाला है ए। आप एक बार देख लेना आंसर में, करेक्ट है ये ए वाला आंसर। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप want to shift register office from Mumbai in state of Maharashtra to Kolkata. Okay, good. In the state West Bengal. In this constant, which of the following statement is correct under LLP Partnership Act 2008? हमारी LLP को हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है ये हमें डिस्कस करना है। तो गाइज यहाँ पर फाइल नोटिस सच चेंज विद इन रजिस्टर इन फॉर्म 15-21 days. If the agreement is silent, also if possible to shift its register office from one state to another. No consent is required for succeed creditor of the LLP liability partnership. ये जो है यहाँ पर ऑप्शन जो रहने वाला है आपका, ऑप्शन रहने वाला है आपका यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव। ओके, एलएलपी को आप शिफ्ट करते वक्त जो भी आपके क्रेडिटर वगैरह हैं उनकी कंसेंट नहीं रिक्वायर्ड होती है। राहुल ड्रॉ चेक पेएबल टू सेल और ऑर्डर बिफोर ही कुड इन कैश द चेक on of his creditor. Smart approach him for payment. Rahul endorsed the same check in Smart favors. The banker refused payment to Smart on account of insufficiency of fund in the account. Based on the situation, decide which of the following statement is correct under Negotiable Instrument Act 1881. क्या बात करते हो आप, कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पर? अगर राहुल ने चेक ड्रॉ किया था पेएबल टू सेल और ऑर्डर किसके, बिफोर ही कुड इनकैश द चेक ऑन हिज क्रेडिटर, उसके क्रेडिटर जो है स्मार्ट, उस पर उसने क्या किया था, उसको क्रेडिट के बदले जो भी परचेस किया था उसके भी यहाँ पर उसने चेक दिया था। तो उस सिचुएशन में राहुल क्या यहाँ पर based on the situation which of the following statement is correct negotiable instrument act, यानी राहुल can be made liable penalties for dishonor of the check. Okay, Rahul cannot be made liable penalty for of the dishonor. Okay, it is a criminal offense in real sense, कुछ भी फायदा नहीं इसका। It is in this is situation seem to fall on with the provision of section 138 of Negotiable Instrument Act 1881. तो राहुल कैन नॉट मेड लायबल पेनल्टीज फॉर डिसऑनर ऑफ चेक, ये आंसर आपका करेक्ट रहे। आपने एक बार निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का भी मैं डिस्कशन करता हूँ, वो वहाँ पर क्लियर कर दूंगा मैं कि किस तरह से वो ट्रांजैक्शन कंसिडर की जाती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ incurred person under Employee State Insurance Act, medical treatment for attendance on incurred person, periodical, बिल्कुल सही बात करते हो आप। periodical payment to any insured person in case of his sickness, बिल्कुल सही बात करते हो। then periodical payments to an insured woman in case confident
और ऑल मिसकैरेज और सिकनेस अराइजिंग आउट ऑफ द प्रेगनेंसी, कॉन्फिनजनमेंट, प्री मैच्योर बर्थ ऑफ चाइल्ड और मिसकैरेज। और ये जो ऑप्शन है ये ऑल। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इंश्योरेंस स्टेट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का वो सोशल है, तो उसके ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते ही आंसर जो रहेगा आपका ऑल ऑफ दी अबव रहने वाला है। गाइज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डैश डैश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटेड टू वुमन डायरेक्टर ऑफ कंपनी। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ऑप्शन में कंफ्यूजन है। यहाँ पर 100 करोड़ है शेयर कैपिटल, उन्होंने 1000 करोड़ दिया है। अगर बात करूँ तो ये ऑप्शन मेरे हिसाब से सही है। ओके, ऑप्शन जो दिया है उन्होंने ये सही है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा मैं बताता हूँ आपको। देखो, जो भी लिस्टेड कंपनी होती है उनको वुमन डायरेक्टर को अपॉइंट होता है। अदर देन लिस्टेड कंपनी अगर है तो उस केस में वहाँ पर पेड अप कैपिटल अगर उसका 100 करोड़ है और टर्नओवर उसका अगर 300 करोड़ है तो उस कंपनी में हम वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। यार 1000 है, मतलब यहाँ पर कोई सेंस ही नहीं बनता है। 100 करोड़ होता तो इसको मैं क्लिक करता, तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहने वाला है ये ऑप्शन रहने वाला है आपका बी ऑप्शन रहने वाला है। तो इससे डेफिनेटली ऑप्शन उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा उनको, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आंसर में कुछ और दिया है, यानी कि ऑप्शन में कुछ और दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कौन से हैं ऑब्जेक्टिव? यार आप सेक्शन 8 बोलोगे तो रिलीजन पर्पज के लिए, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट और एनी सच अदर ऑब्जेक्ट, इनके लिए आप क्रिएट कर सकते हो। इंटेंडेड टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इफ एनी और अदर इनकम टू प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। A firm may be a member of the company registered under this section and last one all of the above। इसका जो ये है ऑप्शन है ये क्या है? firm may be member of the company registered under this section। firm भी member हो सकती है, तो इसका आंसर क्या रहेगा भैया? ये रहेगा all of the above। सो गाइज आई थिंक यहाँ पर हमारे टेस्ट शायद लास्ट क्वेश्चन था, और एक और क्वेश्चन है। A prospectus which does not have completed particular on the price, securities offer and the quantum of securities offered by the company is known as। कौन सा prospectus है जिसमें statement in lieu of prospectus, red herring prospectus, deemed prospectus, self prospectus। self prospectus को गवर्न करता है सेक्शन 31, और हमारे जो भी prospectus हम इशू करते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन नहीं होती है, प्राइस नहीं होती है शेयर्स की, उसके साथ साथ हमारे नंबर ऑफ शेयर्स और प्राइस भी नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती है। तो अगर आपको देखना है तो सेक्शन 32 देख सकते हो कंपनीज एक्ट का। देन क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट, वेदर देयर इज नो प्रोविजन दैट इन द डैट डैश डीड रिगार्डिंग द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नोन एज बिजनेस इंडेफिनिट पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप जनरल पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कॉन्टिंजेंट पार्टनरशिप। तो इसका आंसर जो रहने वाला है ये आंसर रहने वाला हमारा क्या रहेगा? बिजनेस वेयर नो प्रोविजन इन डैट डैश पार्टनरशिप डीड, ये तो क्लियर है। रिगार्डिंग द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नाउन एज इनडेफिनिट पार्टनरशिप, यहाँ पर कह सकते हो उसको। एक बार आप चेक कर लेना फिर भी। The board of director may appoint an additional director from time to time if so authorized by। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो उस सिचुएशन में वो अपॉइंट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? आर्टिकल ऑफ उसके आर्टिकल में प्रोविजन है, तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर या अल्टरनेटिव डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। सेक्शन 161 कंपनीज एक्ट। चलो गाइज, यहाँ पर होता है आपका जो टेस्ट 3 वाला पार्ट्स यहाँ पर ख़त्म होता है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मैं आपको सेपरेटली प्रोवाइड करूँगा, जल्दी से प्रोवाइड करूँगा, आई एम वर्किंग ऑन इट। और जो भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जैसे ही नोटिफाई करेंगे इंस्टीट्यूट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उसके साथ साथ गाइस आपको स्टडी करनी है
और किसी भी हाल में ये 20 डेज लास्ट बचे वाले इसमें आपने आपको क्लियर करना है। सो गाइज टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू देन।